हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीवीसी के एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, उसके एडमिट कार्ड से, साथ ही साथ और भी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके लिए भी बात करूंगा कि आप उसको भी पैरेलली कैसे प्रिपरेशन में रखना है। ठीक है। और साथ में जो लास्ट पार्ट होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलते हैं, बात करते हैं भाई, देखते हैं। ये देखो, डीवीसी एग्ज़ाम डेट की बात करूं, बहुतों ने इस पे वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, बार बार बनाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें मैं बताता हूं कि भाई जो एग्ज़ाम डेट है ना, कोई नहीं जानता है कि कब होगा। ठीक है, बस जस्ट प्रीवियस ईयर ट्रेंड से सब लोगों ने गेस किया है। ठीक है, ऐसे ही आप भी कर रहे हो कि पिछले बार लास्ट टाइम पे जल्दी हुआ था, ठीक है, तो इस बार क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वही लास्ट टाइम का सिनेरियो नहीं पता होता आपको, कितना फास्ट नहीं करवाता है, तो लोग इतना नहीं होते। लेकिन एग्ज़ाम तो कभी भी हो सकता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, सीधा एडमिट कार्ड भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, या तो उसके अगले वीक आ सकता है। लेकिन एग्ज़ाम होना ही होना है, 30 डेज़ के अंदर तो हो ही जाना है। ठीक है, बाकी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जैसे एसएससी वगैरह के, एसएससी जेई और के, तो उसके लिए भी आप कितना वेट करते हैं, है ना, पेशेंस रहता है ना। तो सेम उसी तरीके से इसके लिए भी रखिए ना, और इसको मजबूत करिए अपने प्रिपरेशन को। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जस्ट आप डीवीसी के लिए ही करेंगे और इसमें हो जाएगा, बाई चांस ना हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स है, उसके लिए भी तो आपको इतना बैकअप रखना चाहिए कि हाँ, अगर जस्ट एग्ज़ाम हो गया आपका, अपकमिंग जितने भी है, तो इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो लक फैक्टर रहता है ना, क्या पता ये अलग टाइप के क्वेश्चन दे दे। ठीक है, मतलब कैसा भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं जितना लोग हो रहे हैं इसके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, आपका काम क्या है, आपका ड्यूटी क्या करना है? आपका ड्यूटी है कि अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम तो आएगा ही आएगा। आप अगर कितना भी पूछ लोगे कमेंट सेक्शन में, किसी से पूछ लोगे कब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, वो जस्ट एक तरीके से मैं बता रहा हूँ तो टाइम वेस्टेज है। क्योंकि अगर आप फोकस्ड हैं किसी काम पे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आनी नहीं चाहिए ना, चाहे वो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हो, चाहे उसका एडमिट कार्ड हो। ठीक है, ये तो आना ही नहीं चाहिए। और साथ साथ जो अपना प्रिपरेशन का ग्राफ है उसको कैसे इंक्रीज करो। ठीक है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अप डाउन होते रहेंगे, कभी आपका मन करेगा एकदम से बहुत पढ़ लोगे, फिर आपका ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन फिर से उठना है, रेज होना है। अगर आफ्टर सिलेक्शन भी अगर आपका जॉब होता है तो आपको कम से कम वर्किंग आवर्स 8 घंटे तो देना ही है, हर जगह देना है ना। ऊपर से आने जाने का मान लो 15 मिनट्स, तो मतलब करीबन 8.5 से 9 घंटा तो रहना ही रहना होता है, चाहे आप वहाँ पे काम करिए चाहे ना करिए, लेकिन रहना तो पड़ेगा। तो वो रूटीन अपने हैबिट में लेके आइए ना अभी से ही, कि अभी 9 घंटे जो मेरा वर्क है, अभी वर्क क्या है, वर्क है आपका सिर्फ स्टडी, ओनली स्टडी है ना, बाकी की चीज़ें तो नहीं है। 9 से 10 घंटा तो कोई भी डिवोट कर सकता है अगर वो फुल प्रिपरेशन फेज में है या कोई वर्क नहीं कर रहा है, और जो वर्क कर रहा है उसको भी करीबन आराम से 5-6-7 घंटा निकाल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो डेडिकेटेड है तो। आगे और भी मैं बात करूंगा अपने बारे में भी कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले। ठीक है, और आप उसी तरीके से कैसे अदर एग्ज़ाम्स एक्सेल कर सकते हैं उसको फॉलो करके। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, 2-3 वीडियो स्ट्रेटजी पे बनाया था, सिलेबस कवरेज पे बनाया था, वो भी आप जाके देखिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है और पढ़ना भी चाहिए, खैर जो मैंने बना रखा है स्टैटिक जीके का पूरा प्लेलिस्ट है, अब उसमें रोज़ाना मैंने एक एक वीडियो ऐड किया है। ठीक है, तो वो भी जाके देखिए, पूरा मैंने फ़िल्टर कंटेंट डाल रखा है उसमें। उसको पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी में आना है, डीवीसी में ही जीके आना है, स्टैटिक आना है, सभी में आएगा। अपकमिंग एग्जाम आपके जितने हो, चाहे एनपीसीएल हो उसमें भी आता है। एनपीसीएल के बारे में भी बताऊंगा, जो नरोरा का हुआ था, इसमें मेरा रिटर्न में रैंक 1 आया था। ठीक है, 2022 में जब इसका हुआ था, बहुत ही उस टाइम पे तो जो बेरोजगारी रेट था सबसे ऊपर था, किसी की जॉब नहीं हुई थी, और उस फेज़ में अच्छे से अच्छे बंदों के बीच में रैंक 1 लाना कोई जोक नहीं है। लेकिन उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है उसका प्रिपरेशन, चाहे वो IOCL इंजीनियरिंग असिस्टेंट के भी अभी आने वाला है, उसके बारे में भी बताना है मुझे,
उसमें भी रैंक 1 आया था मेरा। बताता हूँ और भी आगे चीज़ें कि कैसे कैसे आपको और प्रिपरेशन करना है और आगे बढ़ाना है। तो जो आपका प्रिपरेशन फेज़ है ना, उसका ग्राफ आपका एकदम इस तरीके से ही होना चाहिए, बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, जा रहा है ऊपर, फिर थोड़ा स्टेबल हो सकता है, चाहे थोड़ा सा नीचे हो जाए हो सकता है, लेकिन फिर ऊपर ही चढ़ना है। तो इस तरीके से रखोगे तो कोई आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है, चाहे कोई सा भी हो। ओनली नॉट अबाउट डीवीसी, कोई से भी अदर एग्जाम्स हो। और एक चीज़ और फ्रैंकली मैं बता देता हूँ कि अगर आप डीवीसी में भी सिलेक्ट हो जाते हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम्स में, ज़रूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाइड रहें उस जॉब से। क्योंकि जब हमें जॉब नहीं मिल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि कोई सा भी मिल जाए बस, उसमें सेटल हो जाए। बट ऐसा सिनेरियो नहीं रहता है, आपका फिर मन करेगा इधर उधर स्विंग करने का। ये चीज़ें अच्छी नहीं है इसमें, उसमें ये चीज़ें ठीक है, होता है, सभी का होता है, नॉर्मल सी बात है। तो अपना तैयारी ऐसा रखिए कि तुक्का वाला चीज़ ना हो कि हाँ सिर्फ एक इसमें हो गया तुक्के से हो गया। ऐसा रखिए कि अगर मैं इसमें भी सिलेक्ट हो जाता हूँ, कल को मेरे को इसमें और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि वहाँ से भी हम सोच सके कि हाँ मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। जैसे कि अभी भी मैं जहाँ पे भी हूँ, ठीक है, एमओडी में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता हूँ, मेरा जब मन करेगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता है अंदर कि मैं यहाँ से भी जाऊँगा तो मैं दूसरी जगह अभी भी जा सकता हूँ। अपना पढ़ाई को इतना टच में रख रखा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मैं बताऊँगा कि कितने सारे मैंने निकाले हैं। और जस्ट आपको उसे फॉलो करना है जो मैंने बताया। साथ ही साथ कितने सारे मैंने वीडियोस बना दिए। सिलेबस कवरेज का जो वीडियो है ना, इसमें लिखा था स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, उसको जाके ज़रूर देखो। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है ना, उसको ज़रूर आएगा समझ में। पूरा सिलेबस डिस्कस किया है मैंने, उधर मैकेनिकल को रिलेट करके बताया है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल तो सेम ही रहता है सबका, मैकेनिकल से रिलेट करके बताया है। बाकी जो अदर ब्रांच के हैं वो जस्ट अपना सिविल को रिलेट करें उधर, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मेन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेट करें। बढ़ते हैं आगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए थे वो थे यूआर कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि जस्ट तुक्का मार के किसी में भी हो गया, ऐसा नहीं है भाई। तो जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ ना, तो उस पर डाउट करने का ज़रूरत है नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। डाउट मन में आना ही नहीं चाहिए। जो डाल रहा हूँ उसको आराम से देखिए, समझ में तो आ ही रहा होगा। जो 1 से 2 बार देखिए ताकि आपके दिमाग में स्टक रहे, चाहे वो स्टैटिक का पोर्शन हो। कुछ इसके लिए मैंने इंग्लिश के भी डाले हैं, वो कैप्स वगैरह जो फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर इसका ही जो इसके नॉन टेक्निकल के पोर्शन है, आई थिंक 3 से 4 वीडियोस के सीरीज आए हैं जो कि 50 से 50 क्वेश्चन से, सभी में मिक्स्ड क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का ही। उसको देखे जाके, सबका प्लेलिस्ट बन रखा है, ठीक है। तो और साथ में एक थर्मल सेक्शन का मैंने बनाया था, फिर सोम रिवीजन सेक्शन का बन रखा है। बहुत सारे और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। बट कमेंट भी नहीं आता है किसी का, बस आएगा तो डीवीसी एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड कब है, आप कहाँ सेलेक्ट हुए हो। जबकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स बना रखा है किधर मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, विद प्रूफ भी है उसमें। तो आपको जाके देखे, अगर आपको ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो। बाकी एज योर विश, इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका अभी वर्क है ना, वर्क की तरह लिए, वर्क जैसे बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। आपका वर्क है अभी स्टडी, ठीक है। स्टडी के अलावा कुछ नहीं है अभी। स्टडी करो, रीड करो, ठीक है। अभी आपका काम है शॉर्ट रिवाइज करना, शॉर्ट रिवीजन करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैकेनिकल वाले लड़के हैं उनके लिए भी काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखे हैं। बट आपको कमेंट में और डालना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं बनाता हूँ और ज़्यादा उस लोग देखते नहीं हैं उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट बताओ आपका कौन सा वीडियो चाहिए। बात करता हूँ नेक्स्ट जो है, ये सब जो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में एनटीपीसी का आया है, फिर रेलवे जेई का आने वाला है, जैसा इसका शॉर्ट नोटिस आया था। आईयूसीएल का ऑलरेडी शॉर्ट नोटिस आ चुका है, फिर एनपीसीएल नरोरा का आ गया है, देन आई थिंक एचएएल का भी कुछ आया है, डिप्लोमा ओरिएंटेड। और जो बीटेक वाले उस पर एचपीसीएल का भी आया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे पैरेलली आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको रिलैक्स मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे ये एनपीसीएल हो, चाहे इसके अलावा कोई और भी हो, अपकमिंग बहुत सारे आएंगे। यूपीआरएनएल के भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको
क्रैक तो करना पड़ेगा अगर उधर नहीं हुआ तो। और ये सब तो उससे बेटर है ना, तो बेटर की तलाश तो सबको रहती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन फेज में रहो और एकदम जिसे बोलते हैं ना, स्टिक विद योर टॉपिक, एकदम ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि कोई से भी एग्जाम में बैठे तो हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हाँ ये मैं क्रैक कर सकता हूँ, तभी होगा। और जो कुछ भी चीज़ है ना वो कॉन्फिडेंस के ही ऊपर है। और बाकी सारों को तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्रैक भी करना है। चाहे एनटीपीसी हो, देखो सभी में आता है, नॉन टेक्निकल सब में आता है, ठीक है, इसमें भी आएगा, फिर इसमें भी आएगा, इसमें भी है, सेम है सभी का। पैटर्न थोड़ा बहुत उधर उधर रहता है, जैसे इसका भी इंडियन ऑयल का क्या है, आई थिंक 75 टेक्निकल है और प्लस 25 नॉन टेक है। ये सेम हो गया डीवीसी की तरह, इसका भी वही हाल है, 20-20 आई थिंक 60 नंबर के नॉन टेक होते हैं, बाकी 60 के होते हैं आपके वो सब्जेक्ट से, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। नरोरा की बात कर रहा हूँ मैं। फिर HAL हो गया, इसका भी होने वाला है। तो भाई आप वो इसकी तैयारी करो, वेल एंड गुड कि लेकिन ये एग्ज़ाम डेट वगैरह से आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एग्ज़ाम होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। आगे मैं भी बात करता हूँ मैंने क्या किस कौन से एग्ज़ाम से निकाले और कैसे उसको क्रैक किया था। देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं 2018 में जैसे पास आउट हुआ अपने कॉलेज से, तो कैंपस प्लेसमेंट में गया मैं, वो मैक्सोटोस लिमिटेड में। बहुत ही बढ़िया कंपनी थी ये। और उस टाइम कोई मेरे माइंड में क्रेज़ नहीं था कि मेरे को जाना है गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। वही मैं बता रहा हूँ कैसे गाइडेंस की कमी रहती है, तब भी मैंने किया था। आपको तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ऑलरेडी, तो यार आपको तो एकदम स्टिक हो जाना चाहिए ना। जो मैंने मिस्टेक किया और मिस्टेक के बाद भी मैंने उसको फिर ओवरकम करके बहुत सारी जगह लिया सिलेक्शन, और भी अच्छे रैंकों से। तो आपको भी वही चीज़ें बता रहा हूँ। कैंपस मेरा हो गया, फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट में ही हो गया। तो आप एक बार हो जाते हो प्लेसमेंट तो अदर्स कंपनी में बैठ नहीं सकते। फिर देखो कंपनी ठीक थी, बट फिर जो उसका फ्यूचर ग्राफ वगैरह देखा तो पसंद नहीं आया मेरे को। फिर मैं सोचा चलो गवर्नमेंट जॉब की करते हैं तैयारी। तो 18 में ही पास आउट था, 18 में इधर लगा। फिर उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम हुआ 18 में, तो वहाँ पे भी जाके इसमें सिलेक्शन हो गया। फिर इसने बहुत सारी चीज़ें सिखाया मेरे को, ट्रेनिंग हो, चाहे वेल डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, सेलिंग जो टफ टाइम होता है वो भी सिखाया। बहुत सारी चीज़ें सीखा इस जॉब में। यहाँ से माइंड हुआ परिपक्व। लेकिन फिर इधर भी हुआ ऐसा कि थोड़ा ऑड लगने लगा जीवन, कि सिर्फ सी लाइफ है, ठीक है, ग्रोथ वगैरह थोड़ा कम लगा। तो उस टाइम सोचो मेरे पे पास कोई अनदर जॉब नहीं था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि छोड़ना है इसको। और वो भी पैंडमिक का टाइम था, उस टाइम कोरोना का। तो उसके लिए आपके लिए गट्स होना चाहिए कि आपके पास है भी नहीं दूसरा और आपको छोड़ना है। और इसलिए नहीं था दूसरा क्योंकि ये दिक्कत ये था इसमें कि आप कहीं सेलेक्ट भी हो रहे हो तो एनओसी का चक्कर पड़ता था यहाँ पे, तो वो चीज़ था थोड़ा। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने BARC दिया। BARC का आपको पता होगा, आई थिंक 2021 का एग्ज़ाम था वो। रिटर्न में 120 स्कोर था। फिर NPCL नरोरा, रिटर्न में AIR 1, ठीक है। तो रिटर्न में तो कोई डाउट करना ही नहीं है। BSF SI वाटर विंग सब एलिजिबल रहते हैं उसमें, BTech MTech जो भी है वहाँ पे AIR 1। और ये सब मैंने अपने शॉर्ट्स में बना के वीडियो डाल रखा है। SSC JEE प्री दिया फर्स्ट टाइम पे, लेकिन मेंस था, मेंस में ये इधर ये लैक हो रहे थे। ये सारे एग्ज़ाम्स जो थे ना ये उस टाइम पे टसल में थे, तो इस वजह से मैं मेंस को प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो नहीं हुआ वो। लेकिन फिर सेकंड टाइम पे दिया, वो सेकंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ। बट उस ऑन दैट टाइम कहीं और सिलेक्शन हो चुका था ऑलरेडी। फिर मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसका भी ERUP रीजन से आया था, आई थिंक NRUP रीजन से। सिर्फ एक सीट था इसमें, और एक सीट में मेरा जो AIR 1 रैंक था रिटर्न के अंदर। SPPT भी हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मेरे को लगा SPPT निकल गया होगा क्योंकि ईजी था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया था उन्हें, पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता। बट जब मैंने डाला उसमें RTI भी डाला था उस पर, तो उसमें SPPT अनफिट दिखाया था, बट जो मेरे मार्क्स थे वो सबसे ज़्यादा थे। तो ये थोड़ा सा लगा था मेरे को कि ख़राब चीज़ हुआ है। लेकिन ये उस टाइम पे मैं दुखी नहीं था क्योंकि मेरे को पता था मेरा ऑलरेडी कहीं हो रखा है सिलेक्शन, जो आगे मैं बताता हूँ। फिर आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ये ओनली नॉन टेक एग्ज़ाम था, प्योर नॉन टेक, जिसमें CGL तक के बंदों ने कॉम्पीट किया था इसमें, ठीक है। 150 नंबर का था, पूरा का पूरा नॉन टेक, कोई सा भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं, जिसमें आपके ग्रेजुएशन से लेके सब इसमें एलिजिबल थे। यहाँ पे भी युवा रीजन में कानपुर रीजन मिला था मुझे, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना उस पर तो डाउट करने की ज़रूरत है नहीं। पता नहीं तुम सबको क्या रहता है, ना कोई वीडियो देखता है, ना कोई शेयर करता है, कोई बात नहीं।
बनाना छोड़ देंगे और क्या। देखो फिर आई थी BIS की बात, देन UPR मेल DRDO ऑल एग्जाम आई हैव क्रैक्ड विद गुड रैंक। इसमें भी बहुत बढ़िया कंपनी रही है ये BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बहुत ही बेस्ट जॉब लगा मेरे को। फिर कुछ कारणवश कहीं दूसरी जगह स्विंग होना पड़ा। UPR लेवल 7 देता है एंड वन ऑफ द टफ एग्जाम मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, कट ऑफ ऑलवेज भी हाई। और जो इसके क्वेश्चन है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कहाँ से देगा। तो जितना भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स होता है वो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कैड गैम हो, ऑटो कैड हो, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं इसमें। और इसको टारगेट करके जब प्रिपेयर करा ना मैंने, सब कुछ हो गया, मतलब सारा सिलेबस कवर्ड, अर्थिंग, हर तरीके से आप इम्यून बूस्टर बन जाओगे, मतलब प्रोटेक्टेड हो जाओगे कोई सा भी एग्ज़ाम आराम से। देन इसमें भी हमारा काम हो गया और बहुत ही बढ़िया से, मतलब ऐसे लेवल पे आ गया था कि जहाँ जाना है वहाँ तो रिटर्न तो गारंटीड है, निकलना ही निकलना है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें जो है आपके पैनल वगैरह पे डिपेंड करता है। और अभी देखो BARC का आया, ठीक है, बहुत लोगों ने आई थिंक दिया भी होगा, एज फैक्टर था उसमें, बहुत लोगों का होगा यार। मतलब अब इस वैकेंसी में किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आई थिंक 341 के करीब था इस टाइम पे। हमारे टाइम पे तो यार 2-3 सीटें, 2-3 सिंगल सीटों में मैंने देखा है, UR की बता रहा हूँ मैं, BRC में। अभी जो इतने सारे हैं बल्क में, अब जो इसमें नहीं निकल पाया तो यार वो तो गलती है ना उसकी। मानता हूँ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है उसके पैनल वगैरह में, ठीक है, किसी ने ज़्यादा प्रयास किया होगा, नहीं हुआ होगा। लेकिन इस वैकेंसी एक तरीके से मैं तो मान लूँगा कैंपस प्लेसमेंट था BRC। आई बात समझ में? इसको जिसने दिया उसका तो निकलना ही निकलना चाहिए था, जो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है, थोड़ा सा भी। फॉर्म जस्ट 11,000 के समथिंग डले थे, 9,000 बच्चों ने, कुछ इसका डेटा भी आया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम को तो फूक के उड़ा देना चाहिए। और जो बोलता है कि ये वैकेंसीज नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, भाई देखो जो लेने वाला बंदा है ना, वो 1 पे भी लेगा, 5 सीटों पे भी लेगा, 10 पे भी लेगा, कितने भी आएंगे उस पर लेगा अपना वो हक, हमेशा जताएगा। तो वैसा बनना है आपको, ये टेम्पररी वाला नहीं बनना है जो तुक्का फिट करके आ जाते हैं कहीं पे भी, इधर आ गया कोई, ठीक है, कोई कहीं आ गया, ये वाला नहीं बनना है प्लेयर। खिलाड़ी बनना है आपको हर तरीके से, कोई सा भी होगा एग्ज़ाम फाड़ देना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, चाहे प्रीवियस वीडियो में, उसको फॉलो करो यार, फॉलो करो, गारंटीड है आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। इतने सारे सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अभी भी मैं कोई सा भी एग्ज़ाम दूँ ना, कोई सा भी, अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल ले जाऊँगा उसको। इतना आपको एक बार मेंटेन, एक बार अपने उस पीक पे पहुँच गए ना, जिससे आपको एक रिफ़्रेश करना होता है बार बार चीज़ों को, आपका काम हो जाएगा। बेशक से मैं कितना हो गया अभी तक, 2-3 साल हो गए उसमें छोड़े हुए, 2 तो हो ही गए, पता पड़ गया था हो चुका है सिलेक्शन, चाहे UPR की बात करूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम जितना भी मैंने बताया, इन सब चीज़ों में डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम डेट हो, चाहे कुछ भी हो, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है। और जो बहाना एक्सक्यूज करता है कि सीटें नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एकदम बेकार चीज़ें हैं भाई। मुझे लग रहा है आप कोई से भी ब्रांच से हो, डिप्लोमा करे हो, बीटेक करे हो, अगर आपके पास ये तीनों हैं तो कहीं ना कहीं तो हो जाना चाहिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो 1-2 साल, 3 साल, जितना भी प्रिपरेशन आपका चला है, लंबा भी चल सकता है किसी का, तो ज़्यादा हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अपने ग्राफ को इस तरीके से मेंटेन रखो, सफलता मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। साथ ही जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसके रिलेटेड भी अगर आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है, टॉपिक चाहिए, और जस्ट कंटेंट के बारे में, देखो मेरे जितना भी है चैनल पे मोस्टली कंटेंट के रिलेटेड है वीडियो, ये सब फालतू की चीज़ें कम ही डाला है मैंने, ओनली कंटेंट ओरिएंटेड है, लेकिन वो देखता नहीं है कोई। तो आपका काम है यार, शेयर करो, कोई ना शेयर कर रहा है, जो नया आया है इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपका ईजी हो जाए एग्ज़ाम्स निकालना, चाहे कोई सा भी हो। SSC की बात करूँ, नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम्स आपको पता होगा उसके कितने हार्ड्स होते हैं, अगर कोई टेक्निकल का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको भी क्रैक किया है, ठीक है, बट ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि एक साथ एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर ज्वाइनिंग भी एक साथ आ जाती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है डिसाइड करने में। तो ऐसी स्थिति में डाल देना अपने आप को, जब आपका कॉल लेटर आए ना तो 2-3 जगह से आए और आपको कन्फ्यूजन हो कि इसमें जाऊँ उसमें जाऊँ, ये देखना कितना बड़ा वैसी चीज़ बन जाती है। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, थैंक यू।